Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve the exercise of chapter 1 Earth Movements. So this is the new syllabus of standard 12 from last year. So there is a new question types. So question number 1 is complete the chain. So in complete the chain we have to organize the ऑप्शन इन द राइट सीक्वेंस फ्रॉम कॉलम ए बी सी। तो हमें इसके अंदर जो सही आंसर है उसे सही कॉलम के सामने यहाँ पर ए बी सी के अंदर अरेंज करना है। बट यहाँ पर जो भी कॉलम्स दिए गए फॉर एग्जांपल ए बी सी, सो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, वाइड स्प्लिट वोल्केनिक इरप्शन। तो हमें उसके सामने जो है उसके राइट आंसर को यहाँ पर प्लेस करना है कॉलम बी में एंड कॉलम सी के अंदर। तो यहाँ पर हमने अगर कॉलम बी के अंदर सही ऑप्शन यहाँ पर पुटअप कर दिए, बट इन कॉलम सी में हमारा जो ऑप्शन है वो अगर हमारा रॉन्ग हो गया तो हमारा जो आंसर रहेगा वो टोटली रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हमें इसे एक कंप्लीट करना है चेन फॉर्म में। तो चेन तभी कंप्लीट होंगी तब तीनों ऑप्शन यहाँ के हम सही यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो बी कॉलम सी कॉलम दोनों भी राइट हमें अरेंज करना जरूरी है। अगर हमने डायरेक्ट वन ए कॉलम और सी कॉलम हमने सही अरेंज किए यहाँ पर उसके आंसर, बट बी कॉलम में हमने रॉन्ग यहाँ पर कोई ऑप्शन से यहाँ पर पुटअप कर दिए तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग रहेगा। तो इसलिए इसे केयरफुली सॉल्व करना है। अगर एक भी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गया तो नॉर्मली दूसरा भी आंसर हमारा जो रहेगा सेकेंड वो भी रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए केयरफुली इसे अटेंड करना है। तो फर्स्ट कॉलम जो है ए, ये एज इट इज वैसा ही रहेगा जो टेबल में दिया जाता है। सिर्फ बी और सी के कॉलम में हमें उसके राइट आंसर को जो है वहां पर राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है। सो फर्स्ट है वाइड स्प्रेड वोल्केनिक इरप्शन, तो उसका आंसर है बी में फिशर इरप्शन, एंड सी में उसका एग्जाम्पल है दिया गया डेक्कन ट्रैप जो है वो फिशर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सो आंसर इज जोन 5। और सी कॉलम में वेरी हाई सिस्मिक वुलनरेबिलिटी। देन नंबर 3 मर्कैली स्केल, इसका आंसर है बी में इंटेंसिटी ये मेजर करता है अर्थक्वेक की, एंड उसमें जो मेजरमेंट की जाती है वो की जाती है उसके यूनिट है 1 to 12 के अंदर इसकी मेजरमेंट की जाती है यूनिट में। देन नंबर 4 स्लो मूवमेंट्स, तो स्लो मूवमेंट का एग्जांपल है फॉल्टिंग, और फॉल्टिंग से ही ब्लॉक माउंटेन जो है वो फॉर्म होते हैं। देन फिलीपींस, फिलीपींस का आंसर ये सरकम पैसिफिक बेल्ट, तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर जो प्लेट्स है वहां पर ये मौजूद है फिलीपींस कंट्री, और मेयोन यहाँ पर ये एरिया है सरकम पैसिफिक बेल्ट का फिलीपींस में। देन नंबर 6 वोल्केनिक मटेरियल, वोल्केनिक बॉम्ब से उसका वोल्केनिक मटेरियल में वोल्केनिक बॉम्ब इंक्लूड होता है। देन यहाँ पर ये जो वोल्केनिक बॉम्ब है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से हमें ये अरेंज करना है कंप्लीट द चेन। देन क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, तो यहाँ पर हमें सेंटेंस दिए जाएंगे, दो सेंटेंस रहेंगे ए एंड आर। तो ए जो रहेगा वो सेंटेंस रहेगा असर्शन, एंड आर जो रहेगा वो रहेगा रीजनिंग। तो इस तरह के दो सेंटेंस रहेंगे, उन दोनों सेंटेंस में से हो सकता है कि एक आंसर जो है उसका सही हो असर्शन, और जो रीजनिंग वो उसका रॉन्ग दिया गया, उसका रीजन जो है सही आंसर का ए का हो सकता है वो रॉन्ग हो। तो इस तरह से हमें इसका आंसर देना पड़ेगा ओनली ए इज करेक्ट। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे इसे सॉल्व करके। नंबर 1 जो सेंटेंस है उसमें है ए असर्शन का जो सेंटेंस है फॉल्टिंग लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। सो फॉल्टिंग लीड्स टू
डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ये सेंटेंस है। देन आर ए faulting occurs when tensional forces move away from each other। तो इस तरह से टू सेंटेंस यहाँ पर दिए जाएंगे। हो सकता है कि इनमें से दोनों सेंटेंस राइट हो, या दोनों में से ए राइट हो, या फिर कभी कभी सिर्फ आर राइट आंसर हो सकता है। तो उसे किस तरह से हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हमें चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। नंबर 1, ओनली ए इज करेक्ट। Number 2, only R is correct. Number 3, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Number 4, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. यहाँ पर इस तरह से चार ऑप्शन है। तो इसमें जब हमारा सिर्फ एक सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा ए, तो हम उसके आंसर लिखेंगे ओनली ए इज करेक्ट। और जब हमारा सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग रहेगा और सिर्फ सेकंड सेंटेंस जो है रीजनिंग का अगर वो करेक्ट रहेगा, तो हम उस वक्त लिखेंगे ओनली आर इज करेक्ट। और कभी कभी जो है दोनों भी सेंटेंस राइट होंगे, ए एंड आर दोनों भी राइट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तब both A and R are correct and R is the correct explanation of A। और कभी कभी सिर्फ A जो है assertion, ये सेंटेंस राइट होगा और जो R रहेगा सेंटेंस वो भी राइट रहेगा, बट उसका A से कोई कनेक्शन नहीं होता है, यानी कि उसका रीजन जो है राइट होने का वो A का रीजन नहीं वहां पर क्लियर करता है, पर वो बट वो सेंटेंस भी राइट होगा। तो उस वक्त हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट। तो उस वक्त आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा आंसर का, सेंटेंस का, तब इस तरह से आंसर दिया जाएगा इसमें। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये सीबीएसई एग्जाम जो पैटर्न रहता है इसमें मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र बोर्ड ने ये इसकी प्रैक्टिस होने के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो हमें जूनियर कॉलेज में स्टैंडर्ड 11th एंड 12th में इस तरह से पेपर पैटर्न को फॉर्म किया है, ताकि फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो अभी हम फिर से इस पे आते हैं सेंटेंस पे फर्स्ट। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर फॉल्टिंग लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड माउंटेन, तो सो ए सेंटेंस है ये रॉन्ग है। फॉल्टिंग से फोल्ड माउंटेन जो है वो नहीं डेवलप होते, बल्कि जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग की वजह से फोल्ड माउंटेन का डेवलपमेंट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो जो फर्स्ट आंसर है उसमें से ए जो सेंटेंस है वो है रॉन्ग। तो आवर आंसर इज ओनली R is correct। Faulting occurs when tensional forces move away from each other। तो ये हमारा जो सेंटेंस है R सिर्फ ये राइट है, तो हमारा आंसर इस तरह से लिखना है ओनली R is correct। देन इसी तरह से नेक्स्ट इसका नंबर 2, तो इसमें A है assertion intensity of an earthquake is a measurement of the energy release during an earthquake। R Mercalli scale is used to measure intensity of an earthquake। 4 ऑप्शन है उसके। नंबर 1 ओनली A is correct, नंबर 2 ओनली R is correct, नंबर 3 both A and R are correct and R is the correct explanation of A, and number 4 both A and R are correct but R is not the correct explanation of A। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है both A and R are correct and R is the correct explanation of A, यानी कि दोनों सेंटेंस करेक्ट है A और उसका रीजन जो है R, ये दोनों करेक्ट है। इंटेंसिटी जो है वो अर्थक्वेक में मेजर की जाती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो इससे इंटेंसिटी उसकी मेजर की जाती है। और जो आर है मर्केली स्केल, ये मेजर किया इंटेंसिटी को मेजर करता है अर्थक्वेक की, कितने इंटेंसिटी वाला वो अर्थक्वेक था।
तो इस तरह से ये दोनों भी सेंटेंस हमारे करेक्ट है। देन नंबर 3 ए असर्शन जो है, साउथ ईस्ट एशिया, जापान एंड आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन आर मोस्ट vulnerable to earthquakes and volcanic eruption are reasoning they are located in ring of fire। तो इसके चार ऑप्शन है। नंबर 1 ओनली ए इज करेक्ट, नंबर 2 ओनली आर इज करेक्ट, नंबर 3 बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड R is the correct explanation of A. Number 4 both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. So हमारा आंसर जो है वो है both A and R are correct and R is the correct explanation of A. तो ये जो कंट्रीज है, ये जो एरिया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें वहाँ पर जापान है और पैसिफिक ओशंस के बहुत सारे आइलैंड्स है वहाँ पर, तो यहाँ पर अर्थक्वेक के जो है बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इन एरिया के अंदर, और वोल्केनिक इरप्शन का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खतरा रहता है। तो ये आंसर जो है करेक्ट है, और उसका जो रीज़न है दे आर लोकेटेड इन रिंग ऑफ फायर। तो इस एरिया को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट बाउंड्रीज है वो एक दूसरे से आकर यहाँ पर कोलाइड होती है इस एरिया के अंदर, या एक दूसरे से दूर जाती है। तो इसकी वजह से इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस जो है वो ऑकर्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। तो इसके अंदर ये भी न्यू क्वेश्चन टाइप है, जिसमें अंदर हमें जो सही ग्रुप है उसे आइडेंटिफाई करना है। अलग अलग ग्रुप्स दिए जाएंगे, जिनमें से 3 ग्रुप जो है हो सकता है वो रॉन्ग हो और एक ग्रुप सही रहेंगे, यानी कि 4 में से 3 ग्रुप रॉन्ग रहेंगे और एक ही ग्रुप जो रहेगा उनमें से करेक्ट रहेगा। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 ग्रुप्स दिए गए ए बी सी डी, तो इनमें से सिर्फ एक ही ग्रुप जो है वो राइट है। तो हम देखेंगे किस तरह से। ए जो है वो है सिमेट्रिकल फोल्ड, आइसोक्लाइनल फोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड एंड रिकम्बेंट फॉल्ट। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये रॉन्ग है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब फोल्ड्स दिए गए और यहाँ पर है फॉल्ट। तो ये एक ऑप्शन इनमें से अलग हो गया तीनों से, तो इसलिए ये रॉन्ग ग्रुप है। तो कभी कभी हो सकता है कि हमें रॉन्ग जो ग्रुप है उसे आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि उसमें उस वक्त 3 जो ग्रुप रहेंगे वो करेक्ट रहेंगे और एक ग्रुप जो रहेगा उनमें से वो रॉन्ग रहेगा। तो इसका अपोजिट भी टाइप आ सकती है क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द ऑड ग्रुप और रॉन्ग ग्रुप। सो ए जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर नहीं है। देन बी ब्लैक फॉरेस्ट, वोस्जेस, हिमालयास एंड सतपुरास, तो ये सब माउंटेन्स है यहाँ पर, तो ये भी माउंटेन्स है, बट ये जो ग्रुप है ये भी आंसर नहीं है हमारा रॉन्ग, क्योंकि ये जो माउंटेन की टाइप्स है ये अलग अलग है। यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन दिए गए, तो ये एक तरह की टाइप नहीं माउंटेन की। हिमालय जो है ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, उसके अलावा जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये ग्रुप भी हमारा रॉन्ग आंसर है। देन सी नर्मदा वैली, अफ्रीकन वैली, तापी वैली एंड नंबर 4 राइन वैली। तो ये ग्रुप जो है इनमें सब वैलीज दी गई है, तो वैलीज होने का मतलब ये नहीं है कि ये ग्रुप हमारा करेक्ट रहेगा। सो ये ग्रुप भी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैलीज दी गई है इनकी टाइप अलग है। ये जो तीनों वैलीज है नर्मदा, अफ्रीकन एंड तापी वैली, ये तीनों भी रिफ्ट वैली है, और राइन वैली जो है वो रिफ्ट वैली नहीं है। तो इसलिए ये ग्रुप भी जो है सी ये भी रॉन्ग ग्रुप है। तो अवर आंसर रहेगा वो रहेगा डी कैल्डेरा, क्रेटर लेक, सैंडर कोन, लावा प्लेटू। तो ये चारों भी ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है, ये चारों भी जो है ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये एक ही इससे उनका कनेक्शन है वोल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनिक लैंडफॉर्म है चारों भी। तो ये
राइट फॉर्म में, राइट ये ग्रुप, तो हमारा आंसर जो रहेगा इस तरह से वहां लिखना रहेगा द करेक्ट ग्रुप इज डी। तो जो भी हमारा आंसर रहेगा, जो भी ग्रुप सही रहेगा, सिर्फ उसका यहाँ पर हमें जो भी अल्फाबेट रहेगा उसे यहाँ पर मेंशन करना रहेगा, जिस तरह से द करेक्ट ग्रुप इज डी यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 4, गिव ज्योग्राफिकल रीजन्स। So number 1, extinct conical volcanoes often form crater lakes. आंसर उसका रीजन जो है, पॉइंट नंबर 1, an extinct volcano had no volcanic eruption for at least 10,000 years and is not expected to erupt again in future. Number 2, the crater of the volcano is closed due to solidification of lava. Number 3, the funnel-shaped crater of an extinct volcano is filled with rainwater and forms a crater lake. Number 4, for example, Mount Kilimanjaro. So इस तरह से आंसर जो है हमारा ये एक्सटिंक्ट वोल्केनोस को डेड वोल्केनोस भी कहा जाता है, और जब वहां से वोल्केनिक इरप्शन होना बंद हो जाता है तो उस जगह पर जो उसका माउथ रहता है वोल्केनो का, जो क्रेटर रहता है जहां से वोल्केनिक इरप्शन लावा जो है सरफेस पे आता है, वो पूरी तरह से क्लोज्ड हो जाता ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। वहां पे लावा जो है वो सॉलिड बन जाता है, जिसकी वजह से उसका क्रेटर क्लोज हो जाता है, और उस क्रेटर के अंदर फिर ऊपर पानी फील हो जाता है, रेन वाटर या फिर मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से, और वहां पर एक लेक फॉर्म होती है। तो इसका एग्जाम्पल जो है माउंट किलिमंजारो है इन अफ्रीका। तो इसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस तरह के आंसर को, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी जो है ये पूरा लेसन एक्सप्लेन किया है अलग अलग वीडियोस में, और जिसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसे और ज़्यादा समझने के लिए आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। नंबर 2, पीपल लिविंग इन द हिमालयाज आर मोर वुल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स। तो हिमालय के अंदर, हिमालयाज माउंटेन के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक का खतरा होता है। आंसर उसका रीजन है, पॉइंट नंबर 1, हिमालयन रीजन इज सिचुएटेड एट 2 plate boundary margins. Number 2, the Indian plate moves up and collide with Eurasian plate. Number 3, due to their movement, the earthquake occurs along the margins of Indian plate and Eurasian plate boundary. Number 4, people living in the Himalayas are more vulnerable to earthquakes. Number 5, the earthquakes occurs in Assam and Uttarkashi in India are example of earthquake in Himalayan region. तो इस रीजन की वजह से, क्योंकि ये 2 प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर सिचुएटेड है हिमालयन रीजन, वो प्लेट से यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट जो है वो अप साइड जो है वो मूव होते जा रही है, और यूरेशियन प्लेट से वो कोलाइड होती है, जिसकी वजह से वहां पर जब भी दोनों के अंदर कोलिजन होता है, दोनों जब प्लेटें कोलाइड होती है, तो उस वक्त अर्थ सरफेस के अंदर जो है वो इस तरह से हलचल पैदा होती है, और अर्थ को एक वहां पर जो है वो ऑकर्स होते रहते हैं इन प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर। तो जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों की बहुत ज्यादा डेथ होती है, और वहां पर बहुत ज्यादा उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। देन नंबर 3, एल वेव्स डू नॉट हैव ए शैडो जोन। तो जो एल वेव्स है अर्थक्वेक की, उसका कोई शैडो जोन नहीं होता है। उसका रीजन देखेंगे हम आंसर में। पॉइंट नंबर 1, पी वेव्स एंड एस वेव्स हैव shadow zone. So P waves means primary waves, S wave means secondary waves, and L wave means long wave और surface wave भी उसे कहा जाता है। तो इस तरह से
पी वेव एंड एस वेव का शेडो जोन होता है। नंबर 2, पी वेव्स एंड एस वेव्स स्टार्ट्स फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक एंड ट्रेवल थ्रू क्रस्ट इन ऑल डायरेक्शन। तो जो पी वेव और एस वेव होती है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है, जहां पर अर्थक्वेक का फोकस होता है, उसी जगह से ये पी वेव्स एंड एस वेव जो है वो स्टार्ट होते हैं और अर्थ सरफेस के अंदर चारों डायरेक्शन के अंदर वो ट्रेवल करते हैं। नंबर 3, वाइल एल वेव्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एल वेव्स है वो कहां पर ट्रेवल करती है? सरफेस ऑफ द अर्थ पर ही वो ट्रेवल करती है। नंबर 4, एल वेव्स मूव्स अप एंड डाउन डायरेक्शन। तो इसकी जो ट्रेवलिंग की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अप एंड डाउन डायरेक्शन में ये मूव होती है। नंबर 5, देयरफॉर एल वेव्स डू नॉट हैव ए शैडो जोन। इसलिए जो एल वेव्स है उसका कोई शैडो जोन नहीं होता है। नंबर 4, सॉफ्ट रॉक्स फॉर्म फोल्ड्स व्हाइल हार्ड रॉक्स फॉर्म फॉल्स। तो जो सॉफ्ट रॉक होती है उससे फोल्ड बनते हैं और जो हार्ड रॉक होती है उससे फॉल्ट बनते हैं। तो ये इसका रीजन देखेंगे हम। आंसर पॉइंट नंबर 1, फोल्डिंग ऑकर्स व्हेन कंप्रेशनल फोर्सेस आर अप्लाइड टू रॉक्स दैट आर फ्लेक्सिबल सॉफ्ट एंड इलास्टिक। तो जब फोल्डिंग कहां पर ऑकर होती है? जब कंप्रेशनल फोर्सेस अप्लाइड की जाती है सॉफ्ट रॉक के ऊपर, जो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट और इलास्टिक होती है, जिसके ऊपर फोल्ड क्रिएट होते हैं। नंबर 2, रॉक्स आर फॉर्म्स फोल्ड विदाउट ब्रेकिंग द रॉक्स। तो जो सॉफ्ट रॉक होती है वो ब्रेक होने की बजाय उस पर फोल्ड्स फॉर्म होते हैं, उस पर फोल्ड का डेवलपमेंट होता है। वो टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है, उसमें फोल्ड जो है वो बनते हैं सॉफ्ट होने की वजह से। नंबर 3, the forces operating in opposite direction lead to tension and develop cracks or fault। तो जो टेंशनल फोर्सेस होती है जो रॉक के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से रॉक जो है वो ब्रेक हो जाती है, उनमें क्रैक्स और फॉल्ट्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। Number 4, if the rocks are too hard to bend into folds, will break rather than bend. This break also called fall। तो जब बहुत ज्यादा हार्ड होती है वो रॉक, तो वो बेंट होने की बजाय या फोल्ड होने की बजाय जो है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर ब्रेक बन जाते हैं चट्टान के अंदर, और इस ब्रेक को ही फॉल्ट कहा जाता है। जहां से चट्टानें टूटती है उसे ही फॉल्ट कहा जाता है। जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, जिन रॉक्स के अंदर, वो फोल्ड नहीं होते और ना ही बेंट होते हैं, बल्कि उनमें क्रैक डेवलप होते हैं और उसे फॉल्ट लाइन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से वो चट्टानें टूट जाती है। देन नंबर 5, folds depend on the strength of rocks and intensity of forces। तो जो फोल्ड्स है वो डिपेंड करता है रॉक की इंटेंसिटी पर और उसकी स्ट्रेंथ पर, यानी कि रॉक कितनी मजबूत है और जो इंटेंसिटी है फोर्स की वो कितनी है, जिसकी वजह से फोल्ड जो है वो कम या ज्यादा फॉर्म होते हैं रॉक के ऊपर। सो आंसर है पॉइंट नंबर 1, ऑन सॉफ्ट एंड इलास्टिक रॉक्स फोल्ड्स आर इजीली फॉर्म। तो जितनी ज्यादा सॉफ्ट और इलास्टिक रॉक होंगी उतने ही आसानी से उसके ऊपर फोल्ड्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। नंबर 2, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रॉक्स द सॉफ्ट रॉक्स डेवलप मोर फोल्ड्स देन द हार्ड रॉक्स। तो जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगी रॉक के अंदर उतने ही ज्यादा जो है फोल्ड्स डेवलप होते हैं देन द हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक के मुकाबले में जो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल रॉक होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोल्ड्स जो है वो डेवलप होते हैं। नंबर 3, कंप्रेशनल फोर्सेस पुश टू पोर्शन ऑफ क्रस्टल रॉक्स टुगेदर विच फॉर्म फोल्ड्स। तो जो कंप्रेशनल फोर्सेस है वो सेम डायरेक्शन में जो है वो मूव होते हैं, एक तरह से पुश करते हैं वो क्रस्टल रॉक्स को एक साथ,
जिसकी वजह से फोल्ड जो है वो फॉर्म होते हैं रॉक के ऊपर। नंबर 4, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स आर ऑन लार्ज स्केल मोर फोल्ड्स आर फॉर्म। तो जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहेंगी उस फोर्स की, उस कंप्रेशनल फोर्स की, तो जितने ज़्यादा जो फोल्ड्स है वो फॉर्म होंगे रॉक के ऊपर, यानी कि जितना ज़्यादा उन पर प्रेशर गिरेगा, जितना ज़्यादा फोर्स पड़ेगा रॉक के ऊपर, उस रॉक के ऊपर उतने ज़्यादा फोल्ड्स फॉर्म होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल आंसर है, और इसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ये मैंने ऑलरेडी जो लेक्चर लिया है चैप्टर नंबर 1 पर, मेरा ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड किए हैं इस लेसन पे। तो इसको आप वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पर इससे देख सकते हैं वीडियोस को, नीचे लिंक्स दी गई है। तो मैं ज़्यादा इसको सिर्फ रीड आउट करूँगा, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। तो फॉल्ट्स की टाइप्स को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो आंसर इज देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। तो फॉल्ट्स के 4 डिफरेंट टाइप्स है। नंबर 1, ए नॉर्मल फॉल्ट। It results when a portion of land slides down along the fault plane and when the exposed portion of the plane faces the sky. B. Reverse fault. It results when a portion of the land is thrown upward relative to other side of the land. In such situation, the fault plane faces the ground. C. Tear fault. At times the rock strata on either sides of the fault plane do not have vertical displacement. Instead, movement occurs along the plane in horizontal direction. D. Thrust fault. When the portion of the land on one side of the fault plane gets detached and moves over land on the other side, the angle of the fault plane is generally low, less than 45 डिग्री। तो यहाँ से मैंने रीड आउट किया और इसे अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है वीडियो नंबर 1 या 2 में, इसे देख सकते हैं आप चैप्टर नंबर 1 के। और जब ये आंसर इन डिटेल में आएगा 8 मार्क्स के लिए, तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसकी जो डायग्राम है टेक्स्ट बुक के अंदर वो भी यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगी, तब जाके आपको इसका फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। तो चारों के डायग्राम है टेक्स्ट बुक के अंदर, और मेरे वीडियो में भी मैंने उसकी इमेज जो है वो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के वक्त बताई है। तो वहाँ से भी आप इसका डायग्राम देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरह से एग्जाम के अंदर आपको जब डिटेल में आंसर आएगा तो तब आपको इसका डायग्राम भी वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा आंसर के अंदर। Then question number 2, explain with examples different types of landform produced by volcanic eruption। तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म जो है वो फॉर्म होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। सो आंसर इज ए नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है और लावा जब सरफेस पे आता है, तो सरफेस पे आने के बाद लावा जो है उसका कूल हो जाता है, और कूल होने के बाद उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पर एक नया लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट होता है। सम इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो लैंडफॉर्म यहाँ पर बनते हैं उनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 लावा डोम्स, नंबर 2 लावा प्लेटूस, नंबर 3 काल्डेरा, नंबर 4 क्रेटर लेक, नंबर 5 वोल्केनिक प्लग, नंबर 6 सैंडर कोन, नंबर 7 कंपोजिट कोन। तो ये इसके आंसर जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 जो है उसके अंदर ये सब लैंडफॉर्म को जो है एक्सप्लेन किया है विद इमेजेस।
जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी इमेजेस के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इन्हें रीड आउट करूँगा, बट इसे अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो नंबर 4 देखेंगे मेरा। सो फर्स्ट जो है नंबर 1, लावा डोम्स। Domes are developed when magma comes out and solidifies around its mouth. The shape of the dome depends upon fluidity of lava. High dome with steep slopes are developed by acidic lava. Due to basic lava, broad-based low domes are developed. Number 2 landform है lava plateaus. Due to spread of lava in huge quantity from fissure volcano, it covers large areas and plateaus are formed. The Deccan Trap in India has developed from volcanic eruptions millions of years ago. Number 3 side heading caldera. At times the eruption of a volcano brings about large quantity of material and relieves lot of pressure. After the eruption, a large and deep depression remains in that area. This large depression is called caldera. This can be around 10 km wide and hundreds of meters deep. They may later turn into lakes. Smaller calderas are known as craters. Side heading number 4, crater lake. When the funnel shaped crater of an extinct volcano is filled with rainwater, it forms a crater lake. Number 5, volcanic plug. It is formed when the lava solidifies in the volcanic neck. Number 6, cinder cone. Solid material is ejected in large quantity. This material consists of ash, cinder and breccias. Cinders are half burnt pieces of solid material. The solid material is deposited around the mouth until a conical hill with steep slopes is formed. And number 7, composite cone. Composite cones are built up of alternate layer of lava and cinder. This cone is composed of two materials and therefore it is called a composite cone. It is symmetrical in shape. For example, Mount St. Helens in USA. Question number 3, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेडो जोन। तो ये शेडो जोन की जो कंसेप्ट है ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में इमेज के साथ एक्सप्लेन की है वीडियो नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1। तो आप उसको इसमें वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं आंसर, यहाँ पर पॉज करके भी इसे देख सकते हैं और नोटबुक में लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे रीड आउट नहीं कर रहा हूँ। तो ये आंसर है शेडो जोन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन वोल्केनिक मटेरियल्स। तो जो वोल्केनिक मटेरियल्स होते हैं उस पर हमें एक नोट लिखनी है यहाँ पर आंसर में। आंसर, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल विच कम आउट इन द वोल्केनिक इरप्शन नेमली। तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो जो मटेरियल्स आते हैं तो उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसके नेम है नंबर 1 लिक्विड मटेरियल, नंबर 2 सॉलिड मटेरियल एंड नंबर 3 गैसियस मटेरियल। सो हमें ये 1 बाय 1 देखेंगे। नंबर 1 देखेंगे हम लिक्विड मटेरियल। इट इज द मोल्टेन रॉक मटेरियल when the molten rock material is below the earth's surface it is called magma. When it appears on the surface it is called lava. On the basis of percentage of silica it is classified into 2 types. A, acidic lava. It contains higher percentage of silica
it has got high melting point, it is thick, fluid and moves slowly. B. Basic lava, it contains less percentage of silica, it has low melting point, it's more fluid and can flow over longer distance. Then number 2 जो है मेन साइड रीडिंग, सॉलिड मटेरियल, it consists of dust particles and rock fragments. When the material is very fine, it is called volcanic dust. The small size solid particles are called ash. Then subsiding A, breccias. The solid angular fragments are known as breccias. B, volcanic bombs. Sometimes the lava material thrown into the air solidifies into small fragments before falling on the earth's surface. It is called volcanic bomb. And side heading number 3, gaseous material. At the time of volcanic eruption, a dark cloud of smoke can be seen over the crater. On the basis of shape, cloud is called cauliflower cloud. Various inflammable gases are found in these clouds. These gases produce flames. Then question number 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन. तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है, दो यहाँ पर नेम दिए जाएंगे और उन दोनों का हमें डिफरेंस यहाँ पर लिखना है. दो कॉलम यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हमें डिफरेंस जो है दोनों का वो वहां पर मेंशन करना रहेगा. सो नंबर 1 है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. सो दो कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में फोल्डिंग एंड सेकंड कॉलम में फॉल्टिंग. सो नंबर 1 इन फोल्डिंग, folds are bends in the rocks that are due to compressional forces. तो फोल्ड्स जो है एक तरह के बेंड्स होते हैं रॉक के अंदर, एक तरह से फोल्ड बनते हैं और कंप्रेशनल फोर्स की वजह से फोल्डिंग जो है वो होती है रॉक के ऊपर. देन नंबर 1 इन फॉल्टिंग, फॉल्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस along which displacement of rock take place. तो ये फॉल्ट जो है टेंशनल फोर्सेस की वजह से ये बनते हैं, जिसकी वजह से रॉक जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है. देन नंबर 2, फोल्डिंग occurs when compressional forces are applied to rocks that are ductile and flexible. तो फ्लेक्सिबल और जो डक्टाइल रॉक होती है सॉफ्ट, उसके ऊपर फोल्डिंग जो है वो क्रिएट होती है, बेंड क्रिएट होते हैं. नंबर 2, faults occur when force operating in opposite direction lead to tension. As a result, rock develop crack और fissure. तो इसकी वजह से टेंशनल फोर्स की वजह से जो रॉक होती है जिसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्सेस ऑपरेट करती है और रॉक जो है उसके ऊपर क्रैक एंड फिशर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं और रॉक के ऊपर ब्रेक बनकर वो टूट जाती है. नंबर 3, rocks that lie deep within the crust and are therefore under high pressure are generally ductile and particularly susceptible to folding without breaking. Number 3, rock layers that are near the earth's surface and not under high confining pressure are too rigid to bend into folds. If the tectonic forces is large enough, this rock will break. Number 4, folding leads to development of fold mountain. For example, the Himalayas, the Alps, the Andes and Rockies. ये जो मेजर माउंटेन सिस्टम है ये सब फोल्डिंग माउंटेन के एग्जाम्पल है. Then number 4, faulting result in the formation of block mountains and rift valley. तो faulting की वजह से block mountain and rift valley जो है वो
बनती है. फॉर एग्जाम्पल Black Forest Mountain, this is the example of Block Mountain, and Narmada Valley, this is the example of Rift Valley. Then differentiate number 2, normal fault and reverse fault. So in first column of normal fault, it results when a portion of land slides down along the fault plane. Number 1, in reverse fault, it results when a portion of the land is thrown upward relative to other side of the land. Number 2, the exposed portion of the plane faces the sky. Number 2, the fault plane faces the ground. Number 3, differentiated syncline and anticline. So first column syncline and second column is anticline. So number 1, in syncline, as and when limbs slope towards each other and the central part located at lower elevation, it is called syncline. Number 1, as and when limbs slope downward with central portion getting raised up, it is called anticline. They form valleys. Number 2, they form peak of the mountain. Number 3, they have greater depth. Number 3, they are of greater height. So there is a difference. And number 4, symmetrical fold and asymmetrical fold and symmetrical fold. So first column is asymmetrical fold and second is symmetrical fold. So number 1, the axial plane is inclined. Number 1, the axial plane is vertical. Number 2, the limbs are inclined at different angles. Number 2, limbs are inclined at same angle. Number 3, the height and shape of limbs is not same. Number 3, the height and shape of limbs is same. Then number 5, Mercalli scale and Richter scale. So first column is Mercalli scale and second column is Richter scale. Number 1, it measures the intensity of earthquake. Number 1, it measures the energy released during an earthquake. Number 2, the measurement is based on observation. Number 2, the measurement is done with the help of seismograph. Number 3, quantified from observation of the effects on the earth's surface, humans, objects and man-made structures. Number 3, quantified from logarithmic scale obtained by calculating logarithm of amplitude of waves. Number 5, unit of measurement is from 1 to 12. So 1 is not felt and 12 is the total destruction. Then number 4, unit of measurement from more than 2 to 10 plus never recorded. Unit of measurement from less than 2 to plus 10 never recorded. 3.0 earthquake releases 32 times more energy than a 2.0 earthquake. Number 6, slow movements and sudden movements. So first column is slow movements and second column is sudden movements. So number 1,
Slow movements cannot be observed, but their effect may be seen on the surface. Number 1. Sudden movement can be noticed on the surface within a second or within a few seconds or hours. Number 2. Slow movements occurring continuously. Number 2. Sudden movements occurs in the form of events. Number 3. Formation of mountains and continents are example of slow movements. Number 3. Earthquakes and volcanoes are example of sudden movements. So this is the end of the differentiate. Then question number 7. Draw diagrams for. So ये डायग्राम जो है बहुत सारे ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. So first diagram is types of fold. तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक के अंदर ही टाइप्स ऑफ फोल्ड का ये डायग्राम दिया गया है. सिर्फ उसके हमें यहाँ पर नेम जो है यहाँ पर मेंशन करना है. सो ये बिफोर द फोल्डिंग है. फोल्डिंग से पहले जो सरफेस ऑफ द अर्थ रहता है बिल्कुल प्लेन रहता है, बट इस रॉक के ऊपर जो है प्रेशर पड़ने की वजह से, कंप्रेशन होने की वजह से रॉक जो है उस पर बेंड इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं और फोल्ड यहाँ पर रॉक के ऊपर बन जाते हैं. तो जो फर्स्ट है ये एग्जांपल है सिमेट्रिकल फोल्ड का. देन सेकंड है आइसोक्लाइनल फोल्ड. थर्ड है असिमेट्रिकल फोल्ड. नंबर 4 है रिकम्बेंट एंड नंबर 5 है ओवरटर्न फोल्ड. तो ये नेम के साथ जो है इस डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है. एग्जाम में आ सकता है या आंसर इन डिटेल में जब टाइप्स ऑफ फोल्ड को एक्सप्लेन करना होगा तो उसके साथ भी आपको ये डायग्राम वहां पर ड्रॉ करना पड़ेगी. Then second diagram number 2 types of faults. तो ये सब डायग्राम्स है टाइप्स ऑफ फॉल्ट के. तो 4 अलग अलग टाइप्स है. सो ए जो है ये है नॉर्मल फॉल्ट, बी है रिवर्स फॉल्ट, सी है थ्रस्ट फॉल्ट और डी है टीयर फॉल्ट. तो ये चारों नेम है इस डायग्राम के. तो इसे भी इसी तरह से जब आंसर इन डिटेल में टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स पूछा जाए तो साथ में आपको ये डायग्राम भी वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा या अलग से ड्रॉ डायग्राम में ये आ सकता है. उसके बाद नेक्स्ट है शेडो जोन. तो शेडो जोन की ये डायग्राम है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में ये दी गई है. तो ये भी ड्रॉ करना है यहाँ पर टेक्स्ट बुक में. और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमेशा पेंसिल का यूज करना है, पेन का यूज नहीं करना है. डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमेशा पेंसिल का ही यूज करेंगे और कलर का यूज कर सकते हैं शेडिंग के लिए. डायग्राम के अंदर जो आपको शेडिंग्स देने हैं, कलर करना है, तो उसमें आप कलर पेंसिल वगैरह का यूज कर सकते हैं. उसकी आपको परमिशन होती है कि आप कलरफुल पेंसिल यूज करें डायग्राम्स बनाने के लिए. तो ये है शेडो जोन का डायग्राम. देन नेक्स्ट है वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स. तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो है वो बहुत सारे है, तो हमें एक एक उसके लैंडफॉर्म देखने हैं. सो नंबर 1 है उसके अंदर लावा डोम्स. तो लावा डोम्स जो है इस तरह से उसका शेप होता है डोम की तरह, एक तरह का गुंबद जो होता है उस तरह का इसका शेप जो है वो दिखाई देता है लावा डोम्स का. देन नेक्स्ट है काल्डेरा वोल्केनो. तो काल्डेरा वोल्केनो जो है ये इसका जो माउथ रहता है क्रिएटर वो बहुत ज़्यादा वास्ट रहता है, बहुत ज़्यादा ये एरिया में फैला हुआ रहता है माउथ. तो इस तरह से डायग्राम आपने ड्रॉ करना है काल्डेरा वोल्केनो. देन नेक्स्ट है क्रिएटर लेक. तो क्रिएटर लेक यहाँ पर इस तरह का डायग्राम है. तो क्रिएटर लेक जो है जो माउथ होता है वोल्केनोस का, जहाँ से वोल्केनो सरफेस पर आता है, तो ये जब वोल्केनो वहाँ से इरप्ट होना बंद हो जाता है तो माउथ जो है अर्थक्वेक का, वोल्केनिक इरप्शन का, वो पूरी तरह से क्लोज्ड हो जाता है. और वहाँ पर लावे का सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो है वहाँ पर फिर रेन वाटर और स्नोफॉल मेल्टिंग होने के बाद वहाँ पर इस तरह से लेक जो है वो टॉप ऑफ द माउंटेन इस तरह से
लेक का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जो लेक होती है वोल्केनिक माउंटेन के ऊपर, डेड वोल्केनोस के ऊपर, उसे क्रेटर लेक कहा जाता है। तो इस तरह से वो दिखाई देता है। देन वोल्केनिक प्लग, तो वोल्केनिक प्लग जो है उसमें एक मिडल पोर्शन जो है वो ऊपर बाकी रहता है, और जो उसके सराउंडिंग रहती है रॉक, वो धीरे धीरे उसका इरोजन होते हुए वो रिड्यूस होते जाती है। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट जो थी इस माउंटेन की, ये जो डॉटेड लाइन है ब्लू, यहाँ तक हाइट थी, बट ड्यू टू द रेनफॉल एंड विंड इरोजन, इसका इरोजन होते गया, ये रॉक जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते गई। और ये रॉक जो थी सेंटर में, ये लावा सॉलिड होने की वजह से बनी थी, जो बहुत ज्यादा हार्ड एंड सॉलिड होती है। इस पे जो इरोजन के एजेंट्स है, फॉर एग्जांपल वाटर एंड एयर, इस पे बहुत ज्यादा उसका कोई असर पड़ता नहीं है। बहुत ज्यादा ये रेसिस्टेंट होती है इरोजन के लिए, इस पे रेसिस्टेंट करती है इरोजन को, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पर वहीं पर रहती है, बट उसकी जो सराउंडिंग की रहती है रॉक, वो धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जाती है, और मिडल सेक्शन जो है वो अपर रहता है। तो इस तरह के वोल्केनोस को कहा जाता है, लैंडफॉर्म को, वोल्केनिक प्लग। देन नेक्स्ट है साइंडर कोन। तो साइंडर कोन का इस तरह से डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट वन इज कंपोजिट कोन। तो कंपोजिट कोन भी इस तरह से डायग्राम आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नेम मेंशन किए गए हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि हर नेम को मेंशन करें, आप कुछ नेम जो यहाँ से रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट डायग्राम आपको इसी तरह से कंप्लीट करना रहेगा। तो ये नेम को आप जो है वो कैंसिल कर सकते हैं डायग्राम के ऊपर से, बट क्रेटर जो है, ये माउथ ऑफ द वोल्केनो, ये कंपलसरी आपने यहाँ पर बताना है। देन ऐश बतानी है यहाँ पर, ऐश लेयर। देन लावा लेयर बताना है, और लावा फ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने कंपोजिट कोन में यहाँ पर मेंशन करनी है। तो इस तरह से ये डायग्राम्स आपने कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक के अंदर से, और ये वीडियो की मदद से। So this is the end of exercise number 1, and in next video I will upload the second chapter. Thank you.